हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि एक पौधे का जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है? बिल्कुल। उसे जमीन में टिके रहना है, पानी और खाना खोजना है, सूरज की रोशनी तक पहुंचना है। और फिर अपनी नस्ल भी आगे बढ़ानी है? एग्जैक्टली। और इन सभी चैलेंजेस का हल पौधे के डिजाइन में ही छिपा है। इसी डिजाइन की भाषा को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मतलब पौधे की बाहरी बनावट का अध्ययन। अच्छा। आज की हमारी बातचीत इसी बारे में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जड़, तना, पत्ती और फूल ये सिर्फ पौधे के हिस्से नहीं हैं, ये मुश्किल समस्याओं के बहुत ही स्मार्ट समाधान है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली चुनौती से शुरू करते हैं। पौधे को जमीन में टिकना है और वहीं से अपना कच्चा माल यानी पानी और मिनरल्स खींचना है। हाँ। इसके लिए उसके पास जड़ें हैं, मतलब रूट्स। मुझे तो हमेशा लगता था कि जड़ तो बस जड़ होती है, जमीन के नीचे धागों का एक गुच्छा। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सभी पौधों की स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं होती। मुख्य रूप से दो तरह के रूट सिस्टम्स हैं। दो तरह के? हाँ। पहला है टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो सीधा जमीन में गहराई तक जाती है, जैसे एक मजबूत लंगर। एंकर रूट की तरह? बिल्कुल। और फिर उससे पतली पतली जड़ें निकलती हैं। ज्यादातर बड़े पेड़ों या सरसों जैसे पौधों में यही सिस्टम होता है। जैसे आम का पेड़ जिसे आंधी भी नहीं हिला पाती, उसकी एक मुख्य जड़ होगी जो उसे पकड़ कर रखती है। अच्छा, तो फिर दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि तने के ठीक नीचे से हजारों पतली पतली जड़ें एक साथ निकलती हैं और मिट्टी में एक जाल सा बना लेती हैं। अरे हाँ, जैसे गेहूं या किसी भी घास को उखाड़ कर देखें तो वैसा ही दिखता है। सही। तो एक की स्ट्रैटेजी है गहराई में जाकर पानी खोजना और टिके रहना, और दूसरे की स्ट्रैटेजी है सतह पर फैलकर मिट्टी को जकड़ लेना। इसीलिए तो गेहूं के खेतों में मिट्टी का कटाव कम होता है। एग्जैक्टली। ये तो सर्वाइवल के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हुए। और फिर एक तीसरा प्रकार भी है जो और भी कमाल का है, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस? हाँ। ये वो जड़ें हैं जो पौधे के सामान्य हिस्से, मतलब रेडिकल से नहीं बल्कि कहीं और से निकल आती हैं, जरूरत के हिसाब से। जैसे? बरगद के पेड़ से जो वो मोटी मोटी जड़ें लटकती रहती हैं, मैं तो उन्हें हमेशा तने का हिस्सा समझता था। क्या वो जड़ें हैं? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, वो प्रॉप रूट्स कहलाती हैं, और वो एडवेंटिशियस रूट्स का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। वो पेड़ की भारी शाखाओं को सहारा देने के लिए हवा में निकलकर वापस जमीन में चली जाती हैं, पिलर की तरह। अरे वाह। तो जड़ों का काम सिर्फ पानी सोखना नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से सहारा देना, खाना स्टोर करना और पौधे के लिए जरूरी हार्मोन्स बनाना भी है। ठीक है, तो जड़ों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने जमीन से पानी और मिनरल्स का खजाना इकट्ठा कर लिया। लेकिन इस खजाने को पौधे की किचन तक यानी पत्तियों तक पहुंचाएगा कौन? यहां पर तने यानी स्टेम का रोल आता होगा। बिल्कुल। तना पौधे का सुपर हाईवे है, एक कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन सिस्टम। सुपर हाईवे? जी। ये अच्छी एनालॉजी है। और इसकी पहचान बहुत आसान है। तने पर वो जगह जहां से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं, उन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स? और दो नोड्स के बीच के हिस्से को इंटरनोड्स कहा जाता है। तो ये नोड्स और इंटरनोड्स इस सुपर हाईवे पर अलग-अलग मंजिलों या कह सकते हैं एग्जिट्स की तरह हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। ये तनाई है जो पत्तियों को ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ फैला कर रखता है, ताकि वो अपना काम कर सकें। और ये जड़ों से पानी ऊपर लाता है और पत्तियों में बने भोजन यानी फोटोसिंथेसिस को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। हमारी बातचीत में एक और दिलचस्प बात सामने आई कि कुछ तने तो अपना रूप भी बदल लेते हैं। आलू का उदाहरण दिया गया है। मुझे आज तक लगता था कि आलू एक जड़ है, लेकिन वो असल में एक बदला हुआ यानी मॉडिफाइड तना है। सही पकड़े। आलू एक ऐसा तना है जो जमीन के नीचे खाना स्टोर करने के लिए फूल गया है। इसी तरह कुछ पौधों में तने कांटों में बदल जाते हैं, सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन के लिए? हाँ। या फिर पतले पतले टेंड्रल्स में बदल जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये दिखाता है कि तना सिर्फ एक पाइप नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पस टूल है। तो इस सुपर हाईवे के जरिए पानी और मिनरल्स पहुंच गए पौधे की फूड फैक्ट्री में, यानी पत्तियों में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी है। ये तो पौधे के सोलर पैनल्स हुए। एकदम सही एनालॉजी है। एक टिपिकल पत्ती यानी लीफ के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। लीफ बेस,
जिससे वो तने से जुड़ती है। ठीक है। फिर पीटियोल यानी पत्ती की डंठल, और लेमिना जो पत्ती का फैला हुआ हरा हिस्सा है जहां असली काम होता है। बातचीत में एक और मजेदार चीज पता चली कि ये जो पेटियोल या डंठल होती है वो सिर्फ पत्ती को तने से जोड़ती नहीं है, इसका लचीलापन पत्ती को हवा में लहराने में मदद करता है, जिससे पत्ती ठंडी रहती है। हाँ, ये तो एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम हुआ। हाँ, और इस लैमिना के ऊपर जो नसों का जाल बिछा होता है उसे वेनेशन कहते हैं। ये भी रैंडम नहीं होता, ये पौधे के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का आखिरी हिस्सा है। अच्छा, ये भी दो तरह का होता है। हाँ, एक है रेटिक्यूलेट वेनेशन, जिसमें नसें एक मकड़ी के जाले की तरह फैली होती हैं। ये आम, पीपल जैसे डाइकॉट पौधों में मिलता है। और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। इसमें सारे नसें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं, जैसे केले या मक्के की पत्ती में। ये मोनोकॉट पौधों की पहचान है। ये तो बहुत बेसिक फर्क है। हाँ, और ये वेनेशन सिर्फ पानी और भोजन ही नहीं पहुंचाता, बल्कि पत्ती के लैमिना को एक ढांचा भी देता है, उसे मजबूती देता है। मुझे बचपन में नीम की पत्ती तोड़ना याद है। हम तो उस पूरी टहनी जैसी चीज को एक पत्ती मानते थे, पर अब पता चला कि वो असल में एक ही कंपाउंड लीफ है। सही। और वो छोटे छोटे हिस्से जिन्हें हम पत्ती समझते थे वो लीफलेट्स हैं। पूरा नजरिया ही बदल गया। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। इसी तरह पामेटली कंपाउंड लीफ भी होती है, जहां सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट से निकलते हैं, जैसे हथेली से उंगलियां निकलती हैं। कमाल है। और तने पर इन पत्तियों के लगने का जो पैटर्न होता है, जिसे फाइलोटैक्सी कहते हैं, वो भी बहुत सोचा समझा होता है। मतलब पौधे इतने स्मार्ट हैं कि वो अपनी पत्तियों को ऐसे लगाते हैं कि कोई भी पत्ती दूसरे की धूप ना रोके, सबको बराबर का मौका मिले। ठीक, यही बात है। ये सब ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को कैद करने की एक रणनीति है। तो पौधे ने जमीन में खुद को जमा लिया, सुपर हाईवे से पानी ऊपर पहुंचा दिया और सोलर पैनल से खाना भी बना लिया। जिंदा रहने का इंतजाम हो गया, लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। और यहीं पर एंट्री होती है पौधे के सबसे खूबसूरत और जटिल हिस्से की, फूल की। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, फूल यानी फ्लावर असल में एक मॉडिफाइड शूट है। एक मिनट, मॉडिफाइड शूट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो तना सीधा ऊपर जा रहा था और पत्तियां बना रहा था, हाँ। उसने अचानक अपना प्लान बदल दिया और फूल बन गया। ये कैसे हो सकता है? सोचिए, एक ट्रेन सीधी पटरी पर जा रही थी, स्टेशन दर स्टेशन पत्तियां बनाते हुए। हाँ। फिर अचानक उसने पटरी बदली और एक गोल चक्कर में आकर रुक गई, और वहां उसने फूल के अलग अलग हिस्से बनाने शुरू कर दिए। वो ट्रेन एपिकल मेरिस्टेम है, बस उसका काम बदल गया और इंटरनोड्स छोटे हो गए, जिससे सारे हिस्से एक ही जगह इकट्ठे हो गए। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो इस गोल चक्कर पर कौन-कौन से हिस्से बने? एक टिपिकल फूल में 4 घेरे या वर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स, जिसकी हरी पत्तियों जैसी यूनिट्स को सेपल्स कहते हैं, ये कली को बचाते हैं। ठीक है। उसके अंदर करोला, जिसकी रंग बिरंगी यूनिट्स को पेटल्स कहते हैं, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सही। फिर आता है एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और सबसे अंदर गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फूलों की बनावट में भी बहुत प्रिसिजन होती है। इसमें सिमेट्री का भी जिक्र है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री। ऐसा फूल जिसे आप किसी भी एंगल से बीच से काटें तो 2 बराबर हिस्से मिलेंगे, जैसे सरसों या धतूरे का फूल। एक परफेक्ट सर्कल की तरह। हाँ, जबकि जाइगोमॉर्फिक का मतलब है बायलैटरल सिमेट्री। इसे सिर्फ एक ही एंगल से काटने पर 2 बराबर हिस्से मिलते हैं, जैसे मटर या गुलमोहर का फूल, जैसे हमारा चेहरा होता है। और इसमें जो ओवरी की पोजीशन है उसका भी बड़ा मतलब है। हाइपोगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर्स, ये थोड़े टेक्निकल शब्द हैं। हाँ, पर इसका असर हम रोज देखते हैं। अगर जाइनोशियम यानी ओवरी सबसे ऊपर हो और बाकी हिस्से उसके नीचे से निकले तो उसे सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। सुपीरियर ओवरी? हाँ, जैसे टमाटर या बैंगन में होता है। एक मिनट, इसका मतलब अगर मैं टमाटर के फूल को देखूं तो उसकी ओवरी ऊपर है और इसीलिए फल बनने के बाद भी फूल के सूखे हुए हिस्से, वो सेपल्स, फल के डंठल के पास ऊपर ही लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। और इसका उल्टा होता है इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस फ्लावर में। इसमें बाकी हिस्से ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, जैसे खीरा या अमरूद में।
अरे वाह। इसीलिए इन फलों में फूल के सूखे हुए हिस्से फल के आगे की तरफ लगे दिखते हैं। मुझे आज समझ आया कि अनार या खीरे में फूल फल के आगे क्यों लगा रहता है। ये तो इन्फीरियर ओवरी का कमाल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है फल और बीज। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फल यानी फ्रूट बन जाती है और उसके अंदर के ओव्यूल्स बीज यानी सीड्स बन जाते हैं। यही पौधे का आखिरी मकसद है। अच्छा। आम के उदाहरण से समझिए, जो एक ड्रूप फल है, उसका छिलका एपिकार्प है, जो गूदा हम खाते हैं वो मीजोकार्प है, और अंदर की पत्थर जैसी गुठली एंडोकार्प है। और बीज? बीज तो एक तरह से अगली पीढ़ी का कैप्सूल हुआ। बिल्कुल। बीज असल में एक नन्हा सा पौधा है जो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर सो रहा है और अपने साथ अपना लंच बॉक्स लेकर चलता है, जिसे कॉटिलीडन्स कहते हैं। कॉटिलीडन्स। अगर बीज में 2 कॉटिलीडन्स हैं, जैसे चने में, तो वो डाइकॉट है, और अगर सिर्फ एक है, जैसे मक्के में, तो वो मोनोकॉट है। पूरी कहानी एक सर्कल में आ गई, एक बीज से शुरू होकर वापस बीज पर ही खत्म। हमारी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र है, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ये तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। ये वनस्पति विज्ञानियों यानी बॉटनिस्ट्स के लिए एक यूनिवर्सल भाषा है। ये फ्लोरल फॉर्मूला वनस्पति विज्ञान का, आप कह सकती हैं, केमिकल फॉर्मूला जैसा है। अच्छा। जैसे H2O लिखते ही पानी की पूरी कहानी पता चल जाती है, वैसे ही एक फ्लोरल फॉर्मूला देखते ही बॉटनिस्ट को फूल का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। तो इस कोड में क्या-क्या जानकारी होती है? इसमें सिंबल्स होते हैं। K का मतलब कैलिक्स, C का मतलब कोरोला, A का मतलब एंड्रोशियम और G का मतलब गाइनोशियम। ओके, KCAG। हाँ, इनके आगे लिखे नंबर बताते हैं कि हर हिस्से में कितनी यूनिट्स हैं। अगर G के नीचे लाइन है तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर लाइन है तो इन्फीरियर ओवरी। इससे फूल की सिमेट्री से लेकर हर हिस्से के बारे में सारी जानकारी एक छोटी सी लाइन में आ जाती है। और इसी कोड के आधार पर पौधों के परिवारों को समझा जाता होगा। हाँ, जैसे सोलेनेसी फैमिली, जिसमें आलू, टमाटर, बैगन और मिर्च जैसे जरूरी पौधे आते हैं। इन सब के फूल अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक फ्लोरल फॉर्मूला एक जैसा होता है। ये उनकी पारिवारिक विरासत बताता है। तो हमने पौधे की जड़ की नोक से लेकर बीज के अंदर तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब अगली बार जब हम किसी पौधे को देखेंगे तो वो सिर्फ हरा रंग नहीं होगा। नहीं, हमें उसमें एक लंगर और पाइपलाइन का सिस्टम, एक सोलर फूड फैक्ट्री और एक बेहद जटिल रिप्रोडक्टिव मशीन दिखाई देगी। और मॉर्फोलॉजी को समझना सिर्फ पहला कदम है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्यों इस पत्ती का आकार ऐसा है, क्यों इस फूल का रंग ऐसा है। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आते हैं। और यही सवाल हमें इकोलॉजी और इवोल्यूशन की और भी गहरी समझ की ओर ले जाते हैं कि कैसे लाखों सालों में इन पौधों ने अपने पर्यावरण के साथ खुद को ढाला है। हमारी चर्चा में पौधों के बचाव और सहारे के लिए हुए बदलावों का जिक्र है। कैक्टस के कांटों या मटर के पौधे के टेंड्रिल्स के बारे में सोचिए। वे पत्ती या तने जैसे नहीं दिखते, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल रूप से वे वही हैं, बस उनका रूप बदल गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के बगीचों में पौधों के हिस्से और कौन-कौन से भेष बदले हुए हो सकते हैं, और वे अपने जिंदा रहने की कौन सी अनकही कहानियां बता रहे हैं।